नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं और जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो, उसके लिए आपका एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहनना जरूरी है ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि आज हर भारतवासी का एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग गुरु रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी साइंस पर सीधा हमला बोला है। रामदेव के मुताबिक कोरोना से ऐसे लोगों की ज्यादा मौत हुई है जिनके फेफड़े कमजोर थे या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। रामदेव ने इसके साथ ही सवाल किया है कि क्या एलोपैथी साइंस में इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत करने का कोई इलाज है। रामदेव के मुताबिक कई गंभीर बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं बल्कि आयुर्वेद में है। आरोप आप पे ये है, अगर मैं आरोप की बात करूं तो आरोप ये है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू करा और आईएमए कह रहा है अब खत्म हम करेंगे इसको। मैं तो अभी भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, साधु सन्यासी के मन में कोई दुराग्रह तो कतई नहीं होता, सत्याग्रह जरूर होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो एलोपैथी का सेक्टर है उनका जो क्षेत्र है कि जो सर्जरी है और जो लाइफ सेविंग ड्रग वाले जो काम हैं वो उनको करने चाहिए। बाकी माइग्रेन पेन से लेकर के आंखों का चश्मा उतारने से लेकर के दृष्टि परिवर्तन से लेकर के श्रुति से लेकर के थायराइड क्योर करने से लेकर के बीपी, अस्थमा, लोगों की मौत किससे हो रही है? कोविड से मौत नहीं हो रही। आप कहेंगे, मैं बात को प्रधानता देना चाहता हूं दूसरी को, मौत हो रही है कमजोर फेफड़े वालों। क्या कमजोर फेफड़े का? हमारे पास तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, स्वासारी, पंचकोल बहुत कुछ है। क्या एलोपैथी में लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास तो सर्वकल्प है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, एलोवेरा है, विटेग्रास है, लिवोग्रिट है, लिवामृत है। क्या लीवर को, कमजोर जो लीवर है उसको रिकवर करने के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट उनको रीजनरेट करने के लिए, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज के लिए, क्या एलोपैथी में नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाए या इम्यूनिटी वीक हो जाए उसको रिकवर करने के लिए एक भी कोई ड्रग है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो ड्रग इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री, उन्होंने ये काम ही नहीं किया। उनको तो मर्ज और मरीज दोनों जिंदा चाहिए, तभी तो उनका धंधा चलेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर दिए योग गुरु रामदेव के बयानों पर आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने बड़ा पलटवार किया है। आईएमए ने सीधे केंद्र सरकार से रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे मेंबर्स सबसे पहले तो वो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के मेंबर्स हैं, यानी कि वो एमबीबीएस प्लस डॉक्टर्स हैं। प्लस ऐसा कहना कि राजनीतिक हैं, वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। वो सबसे पहले एक डॉक्टर हैं और उसके ऊपर इस संगठन के मेंबर जरूर हैं और उन्होंने कभी ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं समझी है। वो तब बोले हैं जब बाबा रामदेव ने इस साइंस को स्टूपिड और दिवालिया कहा है, तभी हमें बोलना पड़ गया और सोशल मीडिया और मीडिया पे आना पड़ा। तो बाबा रामदेव अपना ये ढोंग और आडंबर बंद करें। वो एक व्यापारी हैं और व्यापारी के अपनी कॉर्नर ड्रग को बढ़ाने के लिए इतना बोलते हैं और चाहते हैं कि मैं मीडिया में रहूं। हम उनके इस बात के सख्त खिलाफ हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत का सबसे बड़ा मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों का संगठन है और जो ये लाला जी जो बयान करते हैं वो ना कि सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बल्कि जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क, मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क्स, सभी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से पूरे 12 लाख मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने इसकी घोर निंदा करी है। और लाला जी जो माफी की बात करते हैं, उनकी माफी सिर्फ काफी नहीं है, उनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, मैजिकल रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आईएमए के डॉक्टर्स एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। सभी मेंबर्स एलोपैथी के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं, ना आयुष के बारे में जानते हैं। और हमारा साइंस संशोधन और सबूतों पर टिका है, उसे आईसीएमआर और WHO की मान्यता है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आईएमए किसी पैथी के विरोध में नहीं है, ना आईएमए कोई राजकीय संगठन है।
ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि कोरोना वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत चीन ने अपने वुहान लैब में विकसित किया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक उसके हाथ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत चीन ने अपनी वुहान लैब में विकसित किया। उसके बाद वुहान लैब से लीक होने के बाद ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस पर चीन का पर्दाफाश। चीन का झूठ हुआ बेनकाब। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा। कोरोना का वुहान कनेक्शन। कोरोना वायरस पर पहले दिन से झूठ बोल रहा चीन एक बार फिर मुसीबत में है। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक सनसनीखेज दावा करके ये कहा है कि उसके हाथ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जिनसे ये साबित होता है कि चीन ने वुहान लैब में कोरोना वायरस को बनाया। डेली मेल में छपी एक खबर के मुताबिक ब्रिटिश एजेंसी का दावा है कि कोरोना प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि इसे वुहान लैब में विकसित किया गया है और फिर इसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से इसे ढकने की कोशिश की गई, जिससे लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। कोरोना वायरस आज बार बार अपना वेरिएंट बदल रहा है। वो कमजोर होने के बजाय, जो कि अमूमन होना चाहिए साइंटिफिकली, कमजोर होने के बजाय ताकतवर बनता जा रहा है। ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक कृत्रिम बायोलॉजिकल वेपन है जो चीन की वुहान लैब में बना और दुनिया इसकी जांच पे लग गई है। डेली मेल की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस पर ये नई स्टडी ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसन ने मिलकर की है और दोनों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाते वक्त कोरोना के सैंपल्स पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को लैब में तैयार किया गया और ये प्राकृतिक रूप से नहीं जन्मा। प्रोफेसर डलगिस और डॉक्टर सोरेनसन का दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वुहान लैब में डाटा नष्ट करके कोरोना की उत्पत्ति के स्रोत को भी छिपाने की कोशिश की है। प्रोफेसर डगलिस और डॉक्टर सोरेनसन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर 22 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन एक महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सोरेनसन इम्यूनर कंपनी के मालिक हैं जो कोरोना के खिलाफ बायोवैक 19 नाम की वैक्सीन बना रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का तो ये भी दावा है कि कोरोना वायरस को विकसित करना दरअसल चीन के बायोलॉजिकल वारफेयर प्रोग्राम का हिस्सा है और चीन के साइंसदान 2008 से ही इस पर काम कर रहे हैं। 2015 के अंदर दस्तावेज जो कि आज खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास से पकड़े गए हैं, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर करती है कि कुछ दाल में काला है। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस स्टडी में चीन पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दरअसल इस स्टडी में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर वायरस पर किए गए प्रयोगों के डेटा को नष्ट कर दिया। जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना के शुरुआती दौर में वायरस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उन्हें चीन ने या तो चुप करा दिया या फिर वो गायब कर दिए गए। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO की टीम को चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। इस नई स्टडी के सामने आने के बाद दुनिया के कई और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि वुहान लैब से
कोरोना वायरस के लीक होने के पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता। चीन ने अब अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। कभी वो ताइवान के बहाने, कभी वो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने के बहाने कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने मुंह खोला तो वो उस पर पहला अटैक कर देगा, या फिर अमेरिका को भी ये कहना या धमकी भरे लहजों में ये कहना कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो राजनयिक ना हो, ताकि उसके कारण आपस में कहीं देशों के बीच में दुश्मनी ना बने, वो तथ्यों पे बेस होनी चाहिए, जाहिर करता है कि चीन किसी ना किसी बहाने अपनी इस वुहान लैब को इन्वेस्टिगेशन से बचाना चाहता है। जाहिर है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन की प्रतिक्रिया आनी ही थी, लिहाजा उसने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया को अपना रटा रटाया जवाब भी दे दिया। The WHO expert team has basically ruled out the possibility that the Wuhan Institute of Virology first leaked the coronavirus and caused a major outbreak. Intelligence personnel are not at all more capable than scientists in tracing the origins of the virus. They do, however, have more political loyalty and will do anything to serve U.S. national interests. Therefore, asking intelligence community to complete a task that scientists could not implement in itself sends out a strong political signal. दरअसल चीन पर कोरोना वायरस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब WHO की टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान गई थी तो उसे चीन ने कुछ इलाकों में अपनी जांच नहीं करने दी थी। इसके बाद से ही ये बात सामने आई थी कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम सच और सबूत मिटा दिए हैं। WHO की जांच में चीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया था और न ही इस बात की पुष्टि हो पाई। पहले कोरोना वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया और बाद में वुहान लैब से लीक होने के बाद ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, लेकिन चीन इस आरोप से पल्ला झाड़ता आ रहा है। अब इस नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद यकीनन चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से दिल्ली में निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके साथ ही शर्त रखी गई है कि इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा और इसके साथ ही निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों के लिए उनके कॉन्ट्रैक्टर और फैक्ट्री मालिकों को ई पास लेना होगा। दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन है। पहले चरण में सिर्फ निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों को खुलने की इजाजत दी गई है। देश में पाबंदियां लागू होने के बाद भी कई सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों को लोग तोड़ते हुए बाजार नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो ऐसी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मंडला से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई थी। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर वहां सब्जी बेचने और खरीदने वालों का जमावड़ा लग गया। मंडी में किसी आम दिन की तरह चहल पहल दिखी। ऐसे माहौल में लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक ही बना दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुंह पर मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी देखने को मिली। वहाँ की एक सब्जी मंडी में तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। रास्ते जैम हो गए। सामान खरीदने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। आदमी का ऊपर आदमी धक्का मार के जा रहा है। इस मंडी में कई लोग ऐसे भी दिखे जिनके मुंह पर मास्क नहीं था। वहीं कुछ लोगों को जब मास्क न पहनने पर टोका गया तो उनके पास इसका बहाना पहले से तैयार था। सामान ले रहा था ना, मास्क पहन रहे थे। प्रशासन ने ऐसी मंडियों को शर्तों के साथ तय वक्त के लिए खोलने की इजाजत दी है ताकि लोग आसानी से जरूरी सामान खरीद सकें। यूपी के आगरा में चुनावी रंजिश में बदमाशों ने शिवपाल यादव की पार्टी के एक नेता को गोली मार दी। फायरिंग के दौरान 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा में गोलीबारी और उस गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि पत्नी के चुनाव लड़ने के बाद बौखलाए विरोधियों ने धारा सिंह यादव पर गोलियां चलवाईं। गोली चलाने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से चले गए। गोलीबारी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
योग गुरु रामदेव ने फार्मा इंडस्ट्रीज को लेकर भी बड़ा हमला किया है। रामदेव के मुताबिक फार्मा इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार का धंधा है, जबकि वो आयुर्वेद के जरिए देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है आपसे, इस समय फार्मा कंपनियों के चक्रव्यूह में, इस समय डॉक्टर्स के चक्रव्यूह में बाबा रामदेव फंस गए हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था, महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे। क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है। बाबा रामदेव क्या फंस गए उस चक्रव्यूह में? देखो आयुष भाई, देखो फार्मा इंडस्ट्री, मैं कई बार जब ये बहुत लूट मचाते हैं, इनको ड्रग माफिया या मेडिकल माफिया भी कह देता हूं, और हमारे डॉक्टर उनके कई बार अनजाने में शिकार हो जाते हैं। जो बात मैंने कही वो बात आमिर खान ने भी कही थी कि आप 15 रुपए की दवाई को 1500 रुपए में बेचते हो, जो जेनिक जो मेडिसिन है उसको ब्रांडिंग करके। और जब उन्होंने बात की थी कि बेसन टेस्ट की कि खोल लिया, और उसके बाद में और भी बहुत कुछ उन्होंने बातें कही थी कि अनावश्यक ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी जो है टेस्ट, और ये करके 5 से 25 लाख रुपए का जो बिल बनाने का चक्रव्यूह है। मैंने एक व्यक्ति के साथ में कोई धोखा नहीं किया है। माना कि इस पूरी ड्रग इंडस्ट्री के पीछे लाखों करोड़ की दौलत है, लेकिन मेरे पीछे ताकत है सत्य की, साधना की, सेवा की, अनुसंधान की, और हमने परिणाम दिए। आज मैं एक एक बीमारी के लाखों करोड़ों लोग आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने इस देश का 100 करोड़ किलो से ज्यादा वेट कम किया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक गाड़ी, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश की गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बदमाश ने गाड़ी नहीं रोकी और भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग की। इस दौरान बदमाश को गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह 4 व्हीलर चोरी का काम करता था ये गैंग। इसके साथ ही पहले जेल जा चुके हैं। 10 गाड़ियां, पहले स्कॉर्पियो, इनोवा, 8 बड़ी गाड़ियां इस गैंग से बरामद हो चुकी हैं। 8 मामले में वांटेड चल रहा था। इससे 25,000 रुपये का इनाम था। यूपी में पंचायत चुनाव बीत चुके हैं, जनप्रतिनिधियों का फैसला भी हो चुका है, लेकिन चुनावी हिंसा से जुड़ी खबरें अब लगातार सुर्खियों में हैं। इस बार खबर उन्नाव जिले से आई है, जहां ग्राम प्रधान के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि यह हमला चुनाव हारने वाले उम्मीदवार की तरफ से किया गया। पीछे आगे लगा दी ना, आगे लगा दी, आगे यहाँ चढ़ के मारने आगे लगा दी है हमारे घर पे। जंग के मैदान में तब्दील हुआ उन्नाव। चुनावी हिंसा में जमकर चली लाठियां। प्रधान के घर पर दबंगों का हमला। चुनाव में उन्होंने हारे तो मारा। लोग एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में पत्थर। बदले की आग ने इन लोगों को इस कदर हैवान बना दिया है कि लोग एक दूसरे की जान लेने को आमादा हैं। उन्नाव जिले के सफीपुर इलाके से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारपीट की इन भयावह तस्वीरों में न महिलाएं पीछे हैं और न पुरुष। जिसके सामने जो आ रहा है उस पर लाठियों से हमला किया जा रहा है। आरोप है कि चुनावी रंजिश में इस हमले को सुधीर नाम के एक दबंग की तरफ से अंजाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इलाके की नवनिर्वाचित प्रधान फूलमती की जीत से सुधीर इस कदर आग बबूला था कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान के घर पर हमला बोल दिया। हमारे पिताजी सुबह गांव
गए थे उधर, तो सूबेदार के लड़के रोहित, सुधीर और प्रमोद ने हमारे पिताजी को लेके कुल्हाड़ी से मारने लगे। प्रमोद और सुधीर ने अचानक इनके पर हमला कर दिया और मतलब तब्बल और कुल्हाड़ी लेकर, मतलब औरतों सही सूबेदार सही, और उसके बाद में इन लोगों ने अपने घर में आग लगा दी। जो मौजूद प्रधान है उसके लड़के को कुल्हाड़ियों से मारा इन लोगों ने। अचानक हुए इस हमले में दोनों तरफ से वार पलटवार हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है प्रधान फूलमती के परिवार को। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस जंग में प्रधान के बेटे समेत 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चुनाव में उन्होंने हारे तब मारा है। अच्छा, जीता को है? जीते हम है, हमारी माता फूलमती ने जीती। काहे से मारा है भैया? तब्बलों से मारा। अच्छा, तब्बलों लट्ठों से मारा दाब के। अच्छा। जानकारी के मुताबिक आरोपी सुधीर को पंचायत चुनाव के दौरान फूलमती के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। चुनाव में मिली इस हार के बाद से ही सुधीर तिलमिलाया हुआ था। मौका देखकर हमलावर नवनिर्वाचित प्रधान फूलमती के घर जा पहुंचा और फूलमती का परिवार और समर्थकों को दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान जिसके हाथ जो लगा उससे एक दूसरे पर हमला किया गया। ईंट, पत्थर और लाठियों के अलावा इस वारदात में कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई लोग इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर शांति व्यवस्था कायम करते हुए दोनों पक्षों को अपने साथ थाना स्थानीय लेकर आई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। दरअसल चुनावी रंजिश में इस तरह की तस्वीरें कोई पहली बार नहीं आई। पहले भी हार और जीत का नतीजा हिंसा पर जाकर खत्म हुआ है। कभी जीत का जश्न हिंसा की वजह बनता है, तो कभी हार की टीस हिंसा और उन्माद को जन्म देती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसे हमलों से शर्मसार होती रहेगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोरोना मरीजों के तनाव को दूर करने के लिए उन्हें डांस करवाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कुछ डॉक्टर और नर्स संगीत की धुन पर कोरोना मरीजों के बीच डांस करते दिखाई दिए। पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मियों ने थोड़ी देर के लिए अस्पताल का माहौल ही बदल दिया। कोरोना मरीजों के तनाव को दूर करने के लिए जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों ने थिरकना शुरू किया, बिस्तरों पर लेटे मरीजों में भी जोश आ गया। इस महामारी को भूलकर वो लोग भी बिस्तरों पर बैठे बैठे झूमते दिखे। इतना ही नहीं, अस्पताल के कर्मचारियों ने कुछ मरीजों के पास जाकर डांस करने में उनकी मदद की। स्वास्थ्य कर्मियों की ये कोशिश रही कि मनोरंजन के इस तरीके से कोरोना मरीजों का तनाव दूर हो। योग गुरु रामदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के लोग स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं और उन्हें लिखी गई चिट्ठी इसी बात का नतीजा थी। रामदेव के मुताबिक आईएमए में भी सियासी लोग बैठे हुए हैं। आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है, आईएमए की दुर्भावना हो सकती है। आपके मन में वो नहीं था लेकिन आपने बोल दिया। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आपको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में भी उन्होंने काफी चीजों को क्लैरिटी के साथ लिखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि कुल मिलाकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के डॉक्टर वो रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला, उन्होंने भी आपको आपके बयान पर खेद जताने के लिए कहा। आप इसको कैसे लेते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने खेद जता दिया। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर भी अनावश्यक दबाव भी डालते रहते बीच बीच में। ये तो माने इन्हीं आईएमए के डॉक्टर्स ने कोरोना को कुंभ से जोड़ करके कहा कि कुंभ इज द बिगेस्ट स्प्रेडर ऑफ कोरोना। इन्होंने तो इन आईएमए के डॉक्टरों ने मोदी जी की तुलना हिटलर से करके इन्हीं डॉक्टरों ने भारत का किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में मतलब इंडियन वेरिएंट को जो है वो मोदी वेरिएंट कह करके मतलब इंडिया में जो कोरोना फैला उसको इंडियन वेरिएंट और मोदी वेरिएंट कह करके इन्हीं डॉक्टर्स में आईएमए के डॉक्टर्स वालों ने, क्योंकि इसमें बहुत से लोग पॉलिटिकल हैं। और मैं एक बात कहता हूं, माना कि मैंने भी एक वक्त
सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागरण किया था, आप साक्षी रहे उस बात के। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं आज राजनीतिक रूप से न पक्ष में न विपक्ष में निष्पक्ष हूं। आईएमए के आप पूरा लिस्ट उठा करके देखो, इसके अंदर आपको 90% लोग पॉलिटिकल मिलेंगे, जो इनके पदाधिकारी आदि होते हैं। तो ये एक राजनीतिक संस्था है, हर्षवर्धन इनके दबाव में आ गए लेना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। आप कह रहे डॉक्टर हर्षवर्धन इन सबके दबाव में आ गए, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी। नहीं, मैं कहता हूं उनको भी अलग अलग मुद्दों पर दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, पर ये माना जाता है, ये सरकार तो आपके पक्ष वाली सरकार है, ऐसा माना जाता है, और तभी आपको दूसरी तरफ से टारगेट भी किया जाता है। तो ये अगर ये भी गलत कह रहे हैं तो कुछ तो गलती हुई होगी स्वामी रामदेव, कुछ तो चूक हो गई होगी। क्योंकि मैं हर्षवर्धन साहब को पढ़ता हूं तो उन्होंने बोला कोरोना योद्धाओं का निरादर कर दिया है। आईएमए के अलावा कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी रामदेव के बयानों पर नाराजगी जताई है। इन लोगों ने रामदेव को एलोपैथी के खिलाफ बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। एलोपैथी एक तरीक़ा इलाज है और दुनिया में ये बैकबोन है बीमार लोगों का इलाज करने के लिए। जो बयान बाबा रामदेव का आया है वो न सिर्फ ये कि डॉक्टर्स की बेइज्जती है, साइंटिस्ट की बेइज्जती है, बल्कि देश को गुमराह करने वाला बयान है। निश्चित तौर से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईएमए सरकार के द्वारा समय समय पर प्रसारित संगठनों में से एक है। भारत सरकार के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री समय समय पर इसके कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। लिहाजा इसको एनजीओ कहना, विदेशी ताकतों से मिला जुला कहना उचित नहीं। बगैर जानकारी के, अपुष्ट जानकारी के इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं। आईएमए में मैं नहीं मानता कोई मिशनरी हैं, कोई एंटी नेशनल हैं या कोई विदेशी माफिया है। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच बड़ी राहत की खबर है। एसआईआई यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जून में कोविशील्ड वैक्सीन की 9 से 10 करोड़ डोज के उत्पादन और सप्लाई का दावा किया है। इस बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार को जानकारी भी दी है। फिलहाल कई राज्य कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए एक पत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था कि महामारी के कारण खड़ी हुई चुनौतियों के बावजूद उसके कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे ब्राजील के कई शहरों में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के विरोध में बड़ी रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति पर कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और उन पर महाभियोग चलाने की मांग की, जिसके लिए रियो डी जेनेरो की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में राष्ट्रपति के विरोध में निकाले गए जुलूस में हजारों लोग शामिल दिखे। उनमें कई लोग हाथों में झंडे और पोस्टर थामे नजर आए, जिन पर राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लिखे थे। इतना ही नहीं, सड़कों से गुजरते वक्त इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद ये सभी लोग एक जगह जमा हो गए और बोल्सोनारो के पुतलों को उल्टा लटकाकर अपने गुस्से का इजहार किया। Nós estamos aqui hoje porque a educação, a saúde, a vida do povo brasileiro está totalmente प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें साउ पाउलो से भी सामने आई। वहां राष्ट्रपति के विरोध में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति बोल्सोनारो की तस्वीरों को जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इन लोगों ने ब्राजील में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होने के लिए उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और उनसे इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन अब भी मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्ती को बढ़ाने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक सभी जिलों में कोरोना की गाइडलाइन जारी रहेगी और जिन जिलों में जरूरत होगी समीक्षा के बाद वहां प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। देश में कोरोना जैसी महामारी